यूपीएससी एंड पीएससी हिंदी के इस यूट्यूब चैनल में प्रीलिम सीरीज में आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता जो है वह 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच थी। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल जो प्रारंभिक था। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच था। दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच था। ठीक, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। ये भी कभी कभी पूछता है पीसीएस में। और इसमें जो लोग थे वैदिक सभ्यता के वो प्रकृति की उपासना करते थे। ठीक, पूजा पाठ जो करते थे प्रकृति की उपासना करते थे। फिर इसमें हम देखेंगे आर्यों के बारे में। आर्य जो थे वह श्रेष्ठ या कुलीन थे। इनको श्रेष्ठ या कुलीन बोला जाता था। ये जो है मध्य एशिया में ईरान से आए थे और जो भारत में आके ये पंजाब वाले क्षेत्र में बसे थे। ये घुड़सवारी करते थे, फिर संस्कृत बोलते थे ये, और समूह में ये भारत पहुँचे। ठीक, आगे देखेंगे। और आर्य भी, इसमें एक क्वेश्चन और आता है इसमें पीसीएस या यूपीएससी में कि ये पशुपालन भी करते थे। ठीक, तो आर्यों के बारे में अगर आएगा तो ये पशुपालन भी करते थे। ठीक, आगे देखेंगे इसमें हम वैदिक काल में जौ, गेहूं, चावल इसके बारे में लोग खेती करते थे। इनके बारे में जान था। ठीक, और एक क्वेश्चन आता है इसमें तंबाकू, तो तंबाकू का ज्ञान इनको नहीं था। ठीक, तो वैदिक काल में जौ, गेहूं, चावल इसकी जानकारी इनको थी, इसकी खेती करते थे। आगे देखेंगे शुल्ब सूत्र। यह एक पुस्तक है जो वैदिक गणित का एक अंग है। इसमें जामित के बारे में बताया गया है। ठीक, तो शुल्ब सूत्र जो पुस्तक है वह जामित के बारे में है और वैदिक गणित का एक अंग है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पीसीएस में। आगे देखेंगे हम। अगला टॉपिक देखेंगे ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और इससे वैदिक युग की जानकारी मिलती है। ठीक, वेद जो है 4 प्रकार के हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पुराणों की जो संख्या है वह 18 है। तो ऋग्वेद किसकी जानकारी मिलती है? इससे वैदिक युग की जानकारी मिलती है। और ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। ठीक, तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। वैदिक युग की जानकारी मिलती है। वेद 4 हैं, पुराणों की संख्या 18 है। फिर इसमें देखेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनको तीनों को मिलाकर वेद त्रयी बोलते हैं। ठीक, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद इनको वेद त्रयी बोलते हैं। और सामवेद में किसकी जानकारी मिलती है? संगीत का वेद है, इससे इसकी जानकारी मिलती है। आगे देखेंगे वैदिक काल में जो संपत्ति का रूप था वह क्या था? गोधन था, या गाय का ही, मतलब किसी चीज़ को खरीदने या मतलब बेचने में गाय का उपयोग होता था। फिर इसमें गाय को अघन्या कहा गया है, मतलब न मारने योग्य। ठीक, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है। ये भी पीसीएस में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, हालांकि जितने भी क्वेश्चन इसमें डले हुए हैं, जितने भी मतलब पॉइंट वाइज जानकारी है, वो पूरे पीसीएस यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं। इसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख है। और पुरंदर शब्द, वैदिक सभ्यता में पुरंदर शब्द इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है। और 9वें मंडल में इसके सोम को समर्पित है। पुरंदर शब्द इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है वैदिक सभ्यता में। और 9वां मंडल जो है सोम को समर्पित है। ठीक, फिर एक इसमें इंपॉर्टेंट आता है गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी और यह देवी सावित्री को समर्पित है। ठीक, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी और यह देवी सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। ठीक, ये हो गया। ऋग्वेद में 228 सूक्त हैं, ये तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखेंगे इसमें। फिर इसमें है अछूत की अवधारणा। एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है पीसीएस में कि अछूत की अवधारणा धर्मशास्त्र के काल में मिली है। तो अछूत की अवधारणा किसके काल में मिली है? धर्मशास्त्र के काल में। और आर्य जो है पशुपालन करते थे, ये ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, फिर इसमें एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है पीसीएस में कि ब्राह्मण युग जो है उसका समय कब से कब तक था? तो ब्राह्मण युग का समय जो था 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। ठीक, ब्राह्मण युग का समय 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था। एक क्वेश्चन ये भी आता है इसमें कि 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो परुष्णी नदी के किनारे। फिर जो है एक क्वेश्चन इसमें यह है कि धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर कितनी थी? धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा भी आई और धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर कितनी थी? तो 1/6 थी। फिर एक इसमें अच्छा पॉइंट आता है कि प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ
कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण है। 4 ब्राह्मण ग्रंथ थे उसमें, तो इसमें सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ जो है शतपथ ब्राह्मण थे। फिर एक क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है कि एशिया माइनर का बोगाज कोई अभिलेख, इसमें किनका उल्लेख किया गया है या किन देवताओं का इसमें उल्लेख मिलता है? तो इसमें 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है जो हैं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। तो एशिया माइनर का जो बोगाज कोई अभिलेख है इसमें 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। फिर इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि जादुई माया, वशीकरण और औषधि किस वेद में मिलती है? तो अथर्व वेद में। ठीक, एक ही क्वेश्चन हो गया कि जादुई माया, वशीकरण और औषधि का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्व वेद में। फिर इसके बाद देखेंगे कि यजुर्वेद में क्या दिया हुआ है? बलिदान विधि। तो बलिदान विधि के बारे में जानकारी जो मिलती है वह यजुर्वेद से मिलती है। और ऋग्वेद में जो है ईश्वर की महिमा के बारे में बताया गया है। तो ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा के बारे में बताया गया है। फिर एक इसमें क्वेश्चन ये आता है कि आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत, इसको किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत यूपीएससी में आया हुआ था, इसको दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा का वर्णन है। फिर है जो कुभा और क्रमु, ये जो नदी हैं ये आर्यों का अफगानिस्तान के साथ सूचक हैं, मतलब आर्य अफगानिस्तान में थे या उनकी उपस्थित थी। तो इन नदियों से हमको ये सूचना मिलती है कि आर्य जो है अफगानिस्तान के में थे। तो कुभा और क्रमु नदी से हमको आर्यों का अफगानिस्तान के साथ सूचना मिलती है। आगे देखेंगे इसमें हम भारतीय परमाणुवाद का जनक जो है महर्षि कणाद को कहा जाता है। ठीक, तो एक क्वेश्चन भी पीसीएस में आया हुआ है कि भारतीय परमाणुवाद का जनक, तो महर्षि कणाद को। फिर इसमें जो नदी है उनका पुराना प्राचीन नाम क्या था और अभी का नाम क्या था? तो इसको देखेंगे हम। इसमें सदानीरा गंडक नदी को बोलते हैं, और परशुनी नदी जो है वह रावी नदी को बोलते हैं, कुभा जो है काबुल को बोलते हैं, और शतुद्री सतलज नदी का नाम है। ये सब प्राचीन नाम थे और ये सब नए नाम हैं। ठीक, सदानीरा प्राचीन नाम था, गंडक अभी नाम है, परशुनी, राविका, कुभा, काबुल, शतुद्र, सतलज। आगे देखेंगे जैन अवेस्ता और ऋग्वेद, ये भी दोनों धार्मिक ग्रंथ थे। तो जैन अवेस्ता जो है ईरान से संबंधित है, धार्मिक पुस्तक थी, और ऋग्वेद तो अपने भारत से संबंधित। ठीक, ये हुआ। उस समय वैदिक सभ्यता में ब्रीह शब्द किसके लिए उपयोग होता था? चावल के लिए। ठीक, तो एक क्वेश्चन ये भी हो गया कि ब्रीह शब्द चावल के लिए उपयोग होता था। और अथर्व का मतलब क्या है? वही अथर्ववेद में किसका उल्लेख मिलता है? तो अथर्व का मतलब होता है पवित्र जादू। ठीक, एक क्वेश्चन हो गया। आगे देखेंगे इसमें कि मनु स्मृति से किसकी जानकारी मिलती है? तो इससे मिलती है समाज व्यवस्था से, कि समाज व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इसमें 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर उस समय एक क्वेश्चन ये पूछता है कि जो प्राचीन भारत में निष्क किसको बोलते हैं? तो जो निष्क होते थे प्राचीन भारत में वह स्वर्ण आभूषण को बोलते थे। ठीक, ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में एक बार 1 लाइनर में पूछा गया था और पीसीएस में भी पूछा गया है। तो मनुस्मृति से समाज व्यवस्था के बारे में कि 4 वर्ण होते हैं, और निष्क जो है स्वर्ण आभूषण होते थे। प्राचीन भारत में निष्क किससे संबंधित था? स्वर्ण आभूषण से। आगे देखेंगे इसमें हम वेद अपौरुषेय हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि देवताओं के द्वारा यह रचित हैं। ठीक, तो वेद जो हैं वह देवताओं के द्वारा रचित हैं, अपौरुषेय का मतलब देवताओं के द्वारा रचित हैं। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे गौतम ऋषि। तो न्याय दर्शन के जो प्रतिपादक थे गौतम ऋषि थे। ये सब वैदिक सभ्यता के ही पॉइंट है, वैदिक सभ्यता में ही ये चल रहा है। उस समय जो वैदिक सभ्यता में सभा होती थी, तो सभा का क्या मतलब था? एक प्रकार की मंत्री परिषद थी। तो सभा जो है उस समय एक प्रकार की मंत्री परिषद थी। और जो वैदिक सभ्यता में लोकप्रिय शासन प्रणाली थी उसको क्या बोला गया? तो जो लोकप्रिय शासन प्रणाली थी उसको गणतंत्र बोलते थे। ठीक, ये हो गया। तो जो वैदिक सभ्यता में शासन प्रणाली थी एक तरह से वह गणतंत्र थी। फिर आगे देखेंगे जो इसमें चरक संहिता थी, चरक संहिता किताब वह किससे संबंधित थी? चिकित्सा से। तो चरक संहिता जो हो गई वह चिकित्सा से संबंधित थी। और इसमें कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। ठीक, तो जहाँ पर मीमांसा आएगा ये मतलब समझिए कि कर्म का सिद्धांत है। ठीक, तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा संबंधित है। यह इथिक्स में भी इसके बारे में 4th पेपर में आता है। उस समय एक टर्मिनोलॉजी आई थी कि रित, ऐसे होगा, रित क्या है? तो रित जो है मूलभूत नैतिक विधान है। ठीक,
मूलभूत जो नैतिक विधान होता है उसको बोलते हैं रीत। ठीक, तो अगर पूछे उसमें कि रीत क्या है, तो मूलभूत नैतिक विधान जो होते थे जिससे कि आगे की प्रक्रिया या संसार चलता था वह होता था रीत। ठीक, तो रीत जो हो गया वह एक प्रकार का नैतिक विधान था जिससे सभी कामकाज संपन्न होते थे, संसार की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती थी। फिर गोत्र व्यवस्था, ये अच्छा क्वेश्चन है, पीसीएस में आया हुआ है कि गोत्र व्यवस्था कब आई। तो जो गोत्र व्यवस्था आई वह उत्तर वैदिक काल में आई। ठीक, तो उत्तर वैदिक काल जो कि इसका समय बता चुके हैं कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच था। तो जो गोत्र व्यवस्था आई वह उत्तर वैदिक काल में आई। ठीक, तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया। अपौरुषेय है मतलब देवताओं द्वारा रचित होते हैं वेद। न्याय दर्शन गौतम ऋषि थे। सभा जो उस समय थी उसको क्या बोलते थे, मंत्री परिषद थी, मतलब एक प्रकार के 4-5 लोग इकट्ठा होकर, मतलब जिनको दिया जाता था वो इकट्ठा होकर, मतलब एक मंत्री परिषद तरह की बैठक होती थी, ऐसे लोग होते थे, उनको सभा बोलते थे। लोकप्रिय शासन प्रणाली उस समय गणतंत्र थी। ठीक, चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित थी। कर्म का सिद्धांत मीमांसा में दिया गया है। ठीक, या मीमांसा से संबंधित है। रीत जो होती थी मूलभूत नैतिक विधान जो कि जिससे संसार की प्रक्रिया चलती है। गोत्र व्यवस्था जो है उत्तर वैदिक काल में आई और 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल का समय है। ठीक, आगे भी ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक से आते रहेंगे। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, या मतलब 90% यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक, यही क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक, 1-2% हट के बाकी 90% यहीं से आएगा। पीसीएस में तो हालांकि 95 से 96% तक क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, क्योंकि इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें कवर कर दिए गए हैं। इनको बार बार रिवीजन कीजिए जिससे आगे आपको पढ़ने में आसानी हो।